हाय देयर, ये MKT621 एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है। इसके अंदर सबसे पहले है इफेक्टिव मीडिया चॉइस डिसीजन, फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिसीजन। ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनकी डिटेल पीछे आ चुकी है, इनके पिछले लेसन में आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि डिटेल आपको दोबारा नहीं बताई जा रही टाइम की वजह से। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो करवाया जा रहा है उसमें है मीडिया प्लानर्स ऑब्जेक्टिव। सो रीच मोस्ट ऑफ द टारगेट ऑडियंस, यानी कि मोस्ट ऑफ द टारगेट ऑडियंस को रीच किया जाए, डिफाइन किया जाए कवरेज को इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिक एरिया। जोग्राफिक एरिया से मतलब जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं जिनके अंदर एडवर्टाइजिंग मैसेज डिलीवर्ड होगा, जो कि लोकल, रीजनल, नेशनल और इवन की इंटरनेशनल मार्केट भी हो सकती है। और उसके बाद है परसेंटेज ऑफ टारगेट ऑडियंस। इससे मुराद जो है वो प्रोपोर्शन है टारगेट ऑडियंस का दैट द एडवर्टाइजिंग मैसेज विल रीच। और उसके बाद है फिर इश्यूज टू बी डिसाइडेड। उसके अंदर रीच आता है, इससे मुराद नंबर है या फिर परसेंटेज है लोगों की टारगेट मार्केट के अंदर who are exposed to the advertising message एटलीस्ट एक बार गिवन पीरियड के दरमियान। और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी से मुराद नंबर ऑफ टाइम द टारगेट ऑडियंस इज एक्सपोज टू द एडवर्टाइजिंग मैसेज गिवन पीरियड के दरमियान। और उसके बाद है स्केजुलिंग से मुराद टाइमिंग है एडवर्टाइजिंग मैसेज की। और फिर मीडिया चॉइस आती है, यानी कि सिलेक्शन जो है स्पेसिफिक मीडिया चैनल की रीच करने के लिए टारगेट ऑडियंस को। और फिर है हमारे पास कैलेंडर ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लान एजम्पशन। सो कैसे हाउ विल टारगेट ऑडियंस रिस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैसेज, यानी कि कैसे जो है वो टारगेट ऑडियंस जो है वो रिस्पॉन्ड देगी प्रेजेंस को या फिर एब्सेंस को एडवर्टाइजिंग मैसेज के। तीन अप्रोचेस हैं स्केजुलिंग की, कंटिन्यूटी है, फ्लाइटिंग है एंड पल्सिंग है। कंटिन्यूटी जो है इसमें क्या है कि स्प्रेड करना है एडवर्टाइजिंग मैसेज को इवनली ओवर द इंटायर बाइंग साइकिल या एडवर्टाइजिंग पीरियड। और फ्लाइटिंग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ इंटेंस एडवर्टाइजिंग विद पीरियड ऑफ लिटिल और नो। ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच हो सकती है, अलाउ करती है ब्रांड को कि सेव किया जाए मनी लो पीरियड डिमांड पीरियड के दरमियान, स्टिल मेंटेन करते हुए एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पीक बाइंग पीरियड के दरमियान। और फिर है पल्सिंग। ये अप्रोच कंबाइन करती है एलिमेंट्स कंटिन्यूटी के भी और फ्लाइटिंग के भी। और उसके बाद है फिर फॉर ब्रांड। ब्रांड तो एक ब्रांड सम्राट नेम साइन सिंबल होता है जो एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से अलग बनाए। ब्रांड के लिए और बिजनेस साइकिल, जो लेंथ और फ्रीक्वेंसी है बिजनेस साइकिल की वो इम्पैक्ट करती है टाइमिंग और जो फ्रीक्वेंसी एडवर्टाइजिंग मैसेजेस की। और बजट, यानी कि जो बजट अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग के लिए वो अफेक्ट करता है स्केजुलिंग डिसीजंस इंक्लूडिंग ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी जो एडवर्टाइजिंग मैसेज की। और एडवर्टाइजिंग डीके, यानी कि रेट जिसके ऊपर एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है वो लूज़ करता है अपना इम्पैक्ट ओवर टाइम, उसको लाजमी कंसिडर करना चाहिए जब डेवलप किया जाए एडवर्टाइजिंग स्केड्यूल। और फिर है कॉम्पिटिटिव स्पेंडिंग। जो लेवल ऑफ स्पेंडिंग है जो कॉम्पिटिटर करते हैं, लेवल ऑफ स्पेंडिंग जो उनका सेम मार्केट के अंदर, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए जब डेवलप किया जाए एडवर्टाइजिंग स्केड्यूल, ताकि इंश्योर किया जाए कि जो ब्रांड है वो कॉम्पिटिटिव रहे और विजिबल रहे टारगेट ऑडियंस के लिए। हाउ टू डिसाइड अबाउट रीच। रीच जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मीडिया प्लानिंग के अंदर, और रेफर किया जाता है परसेंटेज या फिर नंबर ऑफ पीपल इन टारगेट मार्केट who are exposed to the advertising message एटलीस्ट वंस, यानी कि एक बार होना कैंपेन पीरियड के दरमियान। अचीविंग अवेयरनेस नीड्स रीच। मेन गोल जो होता है वो क्रिएट करना होता है अवेयरनेस ब्रांड की और उसकी जो ऑफरिंग है टारगेट ऑडियंस के दरमियान। और उसके बाद है एक्सपोजिंग पोटेंशियल बायर्स टू मैसेज नीड्स रीच। जब एक बार अवेयरनेस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप होता है इंश्योर करना कि पोटेंशियल बायर जो है एक्सपोज किया जाए उनको एडवर्टाइजिंग मैसेज। और उसके बाद फिर ट्रायल स्टेज ऑफ एडॉप्शन हायरार्की नीड्स रीच। ट्रायल स्टेज के अंदर एडॉप्शन हायरार्की के गोल जो होता है वो इनकरेज करना होता है पोटेंशियल
कस्टमर को कि वो ट्राई करें प्रोडक्ट या सर्विस। सो अब आपके सामने टूल्स हैं, रीच डिसीजन के टूल्स हैं जिसमें प्रोग्राम रेटिंग है। सो प्रोग्राम रेटिंग जो है इसका फार्मूला है नंबर ऑफ हाउस होल्ड व्यूइंग प्रोग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाउस होल्ड ओनिंग टेलीविजन सेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो सपोज करें एक एग्जांपल दी गई है कि लाहौर के अंदर 1 मिलियन हाउस होल्ड जो है उनके पास टीवी सेट है, यानी कि 10 लाख लोग जो है हाउस होल्ड जो है उनके पास टीवी सेट से, हाउस होल्ड्स की बात हो रही है एक्चुअली, और एक प्रोग्राम है रात गए, अब इसको देखा 3 लाख हाउस होल्ड ने। सो जो इसकी रेटिंग बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, जब इसको हम फार्मूले के मुताबिक रखेंगे 3 लैक्स को हम ऊपर रखेंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं जिन्होंने प्रोग्राम देखा, और डिवाइड कर देंगे उनको नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो कि ऑन करते हैं टीवी सेट्स को, और फिर 100 से उसको डिवाइड करेंगे 30। सो इसकी 30 जो है वो रेटिंग इसकी बनेगी। और फिर हमारे पास है GRP जो कि है ग्रोस रेटिंग पॉइंट। सो ग्रोस रेटिंग पॉइंट एक मैट्रिक है जो कि यूज़ होता है मीडिया प्लानिंग में। ये मेजर करता है टोटल एक्सपोजर जो है पोटेंशियल एक सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट का या कमर्शियल का एक पर्टिकुलर ऑडियंस को। सो इसका जो GRP का जो फार्मूला है वो है रीच मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो है बराबर इसके टोटल एक्सपोजर डिवाइडेड बाय रीच इज इक्वल टू GRP डिवाइडेड बाय रीच के। उसके बाद फिर TRP जो कि काफ़ी फेमस रेटिंग है, आप अक्सर सुनते होंगे TRP। सो ये भी एक मैट्रिक है जो कि मेजर करता है नंबर ऑफ पीपल इन द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस दैट विल बी रीच एंड द नंबर ऑफ टाइम दे विल बी रीच। सो ये जो एक ज़्यादा रिफाइंड वर्जन होता है ग्रोस रेटिंग पॉइंट का। सो एक TRP जो है वो बराबर होती है 1% के टोटल टीवी ऑडियंस के। सो 1 TRP इज इक्वल टू 1% ऑफ टोटल टीवी ऑडियंस। सो अगर टीवी प्रोग्राम की 50 TRP है तो इसका मतलब 50% ने जो है वो वॉच किया है प्रोग्राम को उस वीक के अंदर। सो क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग के अंदर आपके सामने क्रिएट है सबसे पहले। सो इसका मतलब, इससे मुराद क्या है, एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टिंग में, एग्जिस्टेंस में लेकर आना। ये एक एक्ट है किसी भी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लेकर आने का। और क्रिएट के बाद क्रिएशन है, इससे मुराद जो है वो प्रोडक्ट है ह्यूमन इन्वेंशन की या इमेजिनेशन की, जैसे कि वर्क ऑफ आर्ट है, लिटरेचर है या म्यूज़िक है। और उसके बाद है क्रिएटिव, इसका मतलब क्या है, एबिलिटी होना, एबिलिटी टू सी, देखने की एबिलिटी होना, सेम थिंग एज एवरीवन एल्स बट थिंकिंग डिफरेंटली, लेकिन सोचना डिफरेंटली। और उसके बाद है फिर क्रिएटिव प्रोसेस। स्टेप्स इन्वॉल्व होना जनरेट करने में क्रिएटिव आइडियाज़ और डेवलप करना उनको इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन के अंदर। और उसके बाद है फिर क्रिएटिव पर्सन। सो क्रिएटिव पर्सन जिनकी फोकस होना ऑन दी पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ क्रिएटिव पीपल, जैसे कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस होना, क्यूरियोसिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, परसिस्टेंस और विलिंगनेस होना रिस्क लेने की। और फिर है क्रिएटिव सिचुएशन। ये जो एस्पेक्ट है क्रिएटिविटी का कंसिडर करता है क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स एनवायरनमेंट की जो कि फोस्टर करता है क्रिएटिविटी। इसके अंदर इंक्लूड है फैक्टर्स जैसे कि लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स और एक्सेस टू रिसोर्सेज, और जो लेवल ऑफ सपोर्ट है और रिकग्निशन है क्रिएटिव आइडियाज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो अब है 4 रूल्स ऑफ क्रिएटिविटी, 4 जो रूल्स हैं क्रिएटिविटी के। मेक द प्रोडक्ट रिलेवेंट टू कस्टमर, ये रूल सजेस्ट करता है कि जो क्रिएटिव मैसेज है वो रिलेवेंट होना चाहिए टारगेट ऑडियंस को और उनकी नीड्स को। और उसके बाद है इट शुड बी प्रॉमिस टू दी कस्टमर, यानी कि क्रिएटिव मैसेज जो है वो उसको क्या करना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए कस्टमर को, इंडिकेट करे कि क्या प्रोडक्ट जो है वो या सर्विस जो है वो ऑफ़र कर सकता है और हाँ कैसे जो है वो बेनिफिट कर सकता है उन्हें। और फिर है डोंट लेट इट स्टैंड अलोंग, यानी कि ये रूल सजेस्ट करता है कि क्रिएटिव मैसेज जो है वो इंटीग्रेट होना चाहिए दूसरे मार्केटिंग एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि ब्रांड इमेज, पैकेजिंग और दूसरे प्रमोशनल एक्टिविटीज़। उसके बाद है ऑलवेज पुट द प्रोडक्ट इन द सेंटर ऑफ कमर्शियल, यानी कि ये रूल एम्फेसाइज करता है कि प्रोडक्ट को
हमेशा जो है वो फोकल पॉइंट होना चाहिए क्रिएटिव मैसेज का। उसके बाद है फिर हमारे पास क्रिएटिव प्रोसेस के 5 स्टेप्स। पहला है इमर्शन, गैदरिंग रॉ मटेरियल, यानी कि गैदर करना तमाम जितना भी रिलेवेंट रॉ मटेरियल और इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड है वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन से। और उसके बाद है डाइजेशन, वर्किंग विद द इंफॉर्मेशन। सो इसके अंदर इन्वॉल्व है प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग करना गैदर्ड इन्फॉर्मेशन की। और क्रिएटिव टीम जो है वो यूज़ कर सकती है बहुत सी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक जनरेट करने के लिए आइडियाज़ और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम की। और उसके बाद है इंक्यूबेशन, पुटिंग इंफॉर्मेशन टू वर्क। और उसके बाद है एल्यूमिनेशन, ये जो है बर्थ ऑफ द आइडिया है जो कि सोल्यूशन हो सकता है एडवर्टाइजिंग प्रॉब्लम का। और उसके बाद है फिर वेरिफिकेशन, यानी कि एनालाइजिंग करना आइडिया का, एनालाइज करना आइडिया को। सो क्रिएटिव टीम जो है वो एनालाइज करती है और एवेल्यूएट करती है आइडिया को जो कि जनरेट होता है, जनरेट हुआ प्रीवियस स्टेप्स में। सो अब हमारे पास है बैकग्राउंड इन रिसर्च 5 एस्पेक्ट्स। तो 5 एस्पेक्ट्स हैं। रीडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट और मार्केट, रीड करना कोई भी चीज़ और हर चीज़ जो कि रिलेट करे प्रोडक्ट से या मार्केट से। इसमें इन्वॉल्व है रिसर्च करना और एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेट है प्रोडक्ट से या मार्केट से, जैसे कि इंडस्ट्री रिपोर्ट, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज़, कॉम्पिटिटर एनालिसिस वगैरह। उसके बाद है फिर आस्किंग एवरीवन इन्वॉल्व विद द प्रोडक्ट। सो इसमें इन्वॉल्व है टॉक करना, बात करना तमाम लोगों से जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्रिएट करने में या डिलीवर करने में प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे कि डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, मार्केटर्स, सेल्स पीपल वगैरह। उसके बाद है लिसनिंग टू व्हाट पीपल आर सेइंग। सो इसमें क्या होता है कि कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यूज, सर्वेस और फोकस ग्रुप टारगेट ऑडियंस के साथ, ताकि अंडरस्टैंड किया जाए उनके एटीट्यूड्स, बिलीव्स और बिहेवियर जो कि जुड़े हुए हैं प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से हैं। और उसके बाद है फिर यूजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस फॉर फैमिलियरिटी। इसमें जो है वो शामिल है एक्सपीरियंसिंग द प्रोडक्ट या सर्विस फर्स्ट हैंड। सो एक्सपीरियंस करना प्रोडक्ट या सर्विस को फर्स्ट हैंड, ताकि अंडरस्टैंड किया जाए उसकी फीचर्स, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को। और उसके बाद है फिर अंडरस्टैंड पीपल बीइंग रीच्ड। सो अंडरस्टैंड करना करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर टारगेट ऑडियंस की, जैसे कि डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक, लाइफस्टाइल वगैरह। सो 4 अप्रोचेस हैं हमारे पास मेजर सेलिंग आइडियाज़ के अंदर। पहला है यूनिक सेलिंग, यूजिंग यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का इस्तेमाल करना है, और ये जो है कोई भी एक यूनिक फीचर या एट्रीब्यूट हो सकता है प्रोडक्ट का, या यूनिक क्लेम हो सकता है प्रोडक्ट बेनिफिट के बारे में। उसके बाद आता है फिर क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज। सो इसमें जो है वो क्या होता है कि डेवलप करना यूनिक और मेमोरेबल आइडेंटिटी ब्रांड के लिए इमेज एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। और फिर फाइंड द इनहेरेंट ड्रामा, यानी कि डिस्कवर करना एस्पेक्ट जो है प्रोडक्ट के या सर्विस के जो कि उसको इंटरेस्टिंग बनाता है और इमोशनली कंपेलिंग करता है टारगेट ऑडियंस के लिए। और फिर आता है पोजीशनिंग। सो अब आपके सामने इन्हीं की डिटेल है जो आपको पीछे बताया गया। आप इनकी डिटेल्स को चाहे तो रीड कर सकते हैं स्लाइड्स के अंदर। अच्छा, अब सबसे आखिरी वाले जो पोजीशनिंग था, पोजीशनिंग के अंदर पोजीशनिंग बाय प्राइस भी की जाती है, जो कि बेस करती है प्राइस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर। सो इसमें जो है फोकस होता है क्या ऑफ़र करना प्रोडक्ट लो प्राइस के ऊपर या फिर प्रीमियम प्राइस के ऊपर। अगर ऑफ़र की जाती है तो यूनिक फीचर होते हैं जो कि जस्टिफाई करे प्राइस को। और पोजीशनिंग बाय एट्रीब्यूट भी होता है जिसके अंदर पोजीशनिंग की जाती है प्रोडक्ट जो कि बेस करती है उसकी यूनिक फीचर्स के ऊपर या एट्रीब्यूट्स के ऊपर। इसमें हाईलाइट किया जाता है डिस्टिंक्टिव फीचर्स को प्रोडक्ट के जो कि उसको अलहदा बनाता है कॉम्पिटिटर से। और फिर है बाय एबिलिटी टू सरपास कंपटीशन। इसके अंदर हाईलाइट किया जाता है प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी कंपटीशन के ऊपर, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक्चुअली। और फिर है पोजीशनिंग बाय एप्लीकेशन, यानी कि इसकी जो बेस होती है वो होती है स्पेसिफिक एप्लीकेशन या यूज़ जो है प्रोडक्ट का। हाईलाइट किया जाता है प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस एक पार्टिकुलर पर्पस या एप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद है बाय प्रोडक्ट यूज़र्स। सो ये जो है बेस करती है स्पेसिफिक यूज़र्स या ऑडियंस के ऊपर। और उसके बाद है फिर बाय प्रोडक्ट क्लास। सो
इसमें जो है वो इन्वॉल्व है पोजीशनिंग करना प्रोडक्ट या ब्रांड जो कि बेस करती है उसकी क्लास या कैटेगरी पे, और ये फोकस करता है हाईलाइट करने के ऊपर प्रोडक्ट की कैटेगरी और उसकी एसोसिएशन दूसरी प्रोडक्ट के साथ सेम कैटेगरी में। सो स्टाइल ऑफ सेलिंग के अंदर दो तरह के स्टाइल हैं, हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल। हार्ड सेल एडवर्टाइजिंग से मुराद जो है वो टाइप होती है एडवर्टाइजिंग की जो कि यूज़ करती है डायरेक्ट फोर्सफुल और पर्सुएसिव लैंग्वेज ताकि अर्ज किया जाए रिसीवर को कि वो जो है इमीडिएट परचेज करे। और फोकस जो होता है वो क्रिएट करने के ऊपर होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी, और एम्फेसाइज होता है प्रोडक्ट के फीचर के ऊपर, एडवांटेज के ऊपर और बेनिफिट के ऊपर। और कभी कभी ये जो है वो इसको देखा जाता है एग्रेसिव के तौर पर, और ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा जो है वो वेल रिसीव्ड हो बाय कस्टमर, यानी कि कस्टमर्स को वेल रिसीव करें, ये भी ज़रूरी नहीं है। और इसके मुकाबले में अगर सॉफ्ट सेल एडवर्टाइजिंग की अगर बात की जाए तो सॉफ्ट सेल जो होती है ये ज़्यादा सब्टल है और इनडायरेक्ट अप्रोच होती है। फोकस होता है क्रिएट करने के ऊपर इमोशनल कनेक्शन कस्टमर्स के साथ, ना कि डायरेक्ट सेल्स पिच। इसमें जो है वो यूज़ किया जाता है स्टोरी टेलिंग को, ह्यूमर को या फिर दूसरे क्रिएटिव मीन्स ताकि इंगेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए कस्टमर को कि वो कंसिडर करें प्रोडक्ट को। और ये अप्रोच जो है जनरली ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर की जाती है क्योंकि ये कम इंट्रूसिव है और कैन लीड टू अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है इससे कस्टमर और ब्रांड के दरमियान। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।